करना है काइनेमेटिक्स की सारी डेफिनेशंस। उसके बाद फिर हमें जो काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ्स हैं वो डिस्कस करना है। तो दो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम सारी डेफिनेशंस निपटाएंगे इसकी, और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सारे जो ग्राफ्स हैं काइनेमेटिक्स के उस पर बात करेंगे। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारी है डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप आसान अल्फाजों में डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ along द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट। या इसको और शॉर्ट करने तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आप जो भी पाथ फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है पाथ स्ट्रेट हो, वो पाथ जो है कर्व भी हो सकता है। सो वट एवर पाथ यू फॉलो बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ विच यू हैव फॉलोड इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, मीटर होती है। गो के कभी कभी हम डिस्टेंस को और दूसरी यूनिट में भी जो है वो नापते हैं, और ये ज़ाहिर है कोई नई बात नहीं है आपके लिए। मिसाल के तौर पे कभी कभी हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। ऐसे ही कभी कभार हम जो है डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर में नापते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.01 मीटर। या अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसको मिलीमीटर में भी नापा जा सकता है, और मिलीमीटर का मतलब होता है 0.001 मीटर। सो ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो मीटर है इसकी, लेकिन कभी हम इसको किलोमीटर में भी नापेंगे, कभी सेंटीमीटर में भी नापेंगे, और कभी कभी इसको मिलीमीटर में भी नापेंगे। बाकी नैनोमीटर, पिकोमीटर, वो सब तो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर कोई प्रीफिक्स लगेगी तो उसको देख लेंगे। दूसरी डेफिनेशन फिर हमारी है वो है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन हमारी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि यही दो पॉइंट जिनके बीच में आपने ट्रैवल किया था, मिसाल के तौर पर यही दो पॉइंट ले लेते हैं दोबारा से। तो अब इन दो पॉइंट के बीच में जो आपने ट्रैवल किया है, तो आपने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ तो डिस्टेंस हो गई। लेकिन आपने जो पाथ फॉलो किया है, आप उसके बजाय सिंपली ये देखें कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके फिनिशिंग पॉइंट तक का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक बात ध्यान में रखें कि जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली वो पाथ होता है जो कि आपने फॉलो किया होता है। आपने जो एक्चुअली अपने पाथ फॉलो किया होता है, उस पाथ की लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने उसको उस पाथ को फॉलो किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप तो एक्चुअली ये जो ब्लू वाला पाथ है इस पे से होकर गए थे, आप एक्चुअली इस ब्लू वाले पाथ पे से होकर गए थे, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त उस बात को कंसीडर नहीं किया कि आपने किस पाथ को फॉलो किया था। डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए हमने सिर्फ ये देखा कि डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, बेशक आप इसने आपने इसको फॉलो किया हो नहीं किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के दरमियान का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, चाहे इसको कोई फॉलो करे या नहीं करे, कहलाएगा वही डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अनलाइक डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको मैंने भी बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है और उसकी एसआई यूनिट भी मीटर। तो इस तरह से आप डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो लेंथ है उस पाथ की जो कि आप ट्रैवल करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है। अब आ जाते हैं हम स्पीड पर। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और जितने भी टाइम में ट्रेवल करते हैं, तो अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी स्पीड बन जाएगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन हम स्पीड के लिए कभी कभी किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लिएगा। ये है इस तरह से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, इस टाइपो को सही कर लिएगा अपनी बुक्स में। तो स्पीड की ऐसा यूनिट जो है वो तो मीटर पर सेकंड है,
लेकिन आप इसके लिए जो है किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो अगर फर्ज करें आपको स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो जो मीटर पर सेकंड की स्पीड को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3.6 करें तो ये क्या बन जाएगी, फिर ये बन जाएगी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपको स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर आप डिवाइड कर दें 3.6 से, तो फिर ये क्या बन जाएगी, फिर ये बन जाएगी स्पीड इन मीटर पर सेकंड बन जाएगी। ठीक है। आपको मीटर पर सेकंड में जो स्पीड दी हुई है उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दें तो वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको आप डिवाइड बाय 3.6 कर दें तो स्पीड इन मीटर पर सेकंड बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, तो 10 मीटर पर सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय करूँ 3.6 तो ये बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। और 10 × 3.6 मतलब है 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर एक चीज़ की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वही स्पीड किलोमीटर पर आवर में किसके बराबर होगी, 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगी। सिमिलरली, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इस 90 किलोमीटर पर आवर को यानी कि 90 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 3.6 से तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड बन जाएगी। बाय द वे, अगर आप 90 को 3.6 से डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में इसका आंसर 25 आएगा। तो ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के बराबर होगी। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ये होती है कि अगर ये फर्ज करें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, मेरे ख्याल से रेयरली या बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे ऐसा होता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आपकी स्पीड चेंज ना हो। नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी स्पीड बार बार चेंज होती रहती है। अब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, 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 तो अब इस पूरी जर्नी में हमारी स्पीड कई दफ़ा चेंज हुई होगी। अब अगर मैं इस पूरी स्पीड, पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो मालूम करनी है तो उसका तरीका क्या होगा, हम देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। हम इस बात को बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कि स्पीड कितनी थी, कितनी चेंज हुई, कितनी बड़ी, वो हमारा हेडेक नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो डिस्टेंस है टोटल शुरू से लेकर आखिर तक हमने कितना कवर किया है। और फिर हम ये देखेंगे जो टोटल टाइम हमें लगा है वो कितना लगा है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा शुरू से लेकर आखिर तक का और जो हमारा टोटल टाइम होगा शुरू से लेकर आखिर तक का, उसका जो रेशो है वो क्या कहलाएगा, वो एवरेज स्पीड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, अ ट्रेन टेक्स 1 hour टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 30 किलोमीटर पर आवर। ऑन द वे बैक it travels at 20 kilometer per hour and takes 1.5 hours to back to station A. Calculate its average speed for the whole journey. सवाल क्या है? सवाल ये कि एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से चलती है और कहाँ जाती है, स्टेशन बी तक जाती है। अब स्टेशन ए से स्टेशन बी जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है जनाब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और इसको स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में टाइम कितना लगता है, 1 hour का टाइम लगता है। फिर जब यही ट्रेन जो है स्टेशन बी से स्टेशन ए वापस आती है, तो वापस आते वक्त इसकी स्पीड कितनी होती है, वापस आते वक्त इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। और वापस आते वक्त इसको टाइम कितना लगता है, वापस आते वक्त इसको टाइम लगता है 1.5 आवर। तो अब सवाल ये है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। अब अगर आप इसकी एवरेज स्पीड ऐसे निकालेंगे कि आप 30 को और 20 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें तो एवरेज आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो एवरेज बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करते हैं, बल्कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा, टोटल टाइम चाहिए होगा। अब एक बात तो तय है कि टोटल टाइम आपको आने जाने का मिलाकर कितना लगा है, आपको आने जाने का टोटल टाइम लगा है 1 + 1.5। तो टोटल टाइम जो आने जाने का आपको लगा है वो 2.5 आवर्स लगा है। अब बात कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस की।
जाते वक्त आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी और आपने 1 आवर तक ट्रेन चलाई है। तो डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड आपकी थी 30, टाइम आपको लगा है 1 आवर। तो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि ए से लेकर बी तक आपने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है। ठीक है। ए से लेकर बी तक आपने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर ए से लेकर बी तक का आपका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? वो भी 30 किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना। अगर आप कराची से लाहौर जाते हैं, लाहौर से कराची आते हैं, तो आने जाने का डिस्टेंस तो एक ही होगा ना। तो अगर ए से बी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, तो बी से ए का डिस्टेंस भी कितना होगा? वो भी 30 किलोमीटर होगा। तो आपने आने का और जाने का मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? आपने आने का और जाने का मिलाकर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 30 + 30 यानी कि 60 किलोमीटर। अब जब हम एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है 30 + 30 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमारा लगा है 1 + 1.5 यानी कि 2.5 आवर्स। अब आप 60 किलोमीटर को जब 5 आवर 2.5 आवर से डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 25 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही? इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर रही। अब वो शख्स जो कि इस एवरेज को जो है नॉर्मल एवरेज समझ रहा था, और उसने दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो उसका एवरेज जो है 25 आ रहा था, जो कि ज़ाहिर है गलत है। क्योंकि इसका जो एक्चुअल एवरेज है वो कितना है? इसका एक्चुअल एवरेज जो है 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सब लोगों के? जी सर, समझ आया। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। बुक आप सबके पास मौजूद है, आप मेरे साथ साथ कॉपी करते रहा करें काम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एयरप्लेन फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। इट फ्लाइज बैक एट 600 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिस तरह वो ट्रेन गई थी ना, इसी तरह से एक एरोप्लेन जो है वो ए से बी जा रहा है। अब ए से बी जाते वक्त जो उसकी स्पीड है एरोप्लेन की, वो स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर है। ए से बी जाते वक्त एरोप्लेन की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। और फिर यही एरोप्लेन जब ए से बी वापस आएगा, सॉरी बी से ए वापस आएगा, तो बी से ए वापस आते वक्त इसकी स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। अब देखें, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में एक फर्क है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको स्पीड के साथ टाइम भी दिया हुआ था, तो उससे आपने टोटल टाइम भी मालूम कर लिया था और डिस्टेंस भी मालूम कर लिया था, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस। यहाँ पर सिर्फ आपको जाने की स्पीड और आने की स्पीड दी हुई है, तो आपको टाइम नहीं बताया हुआ। तो इसलिए आपको ना तो टाइम पता है, ना ही आपको ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस पता है। सिर्फ ये पता है कि ए से बी तक की स्पीड जो है 400 किलोमीटर पर आवर है, और बी से ए की स्पीड जो है 600 किलोमीटर पर आवर है। अब मेरी बात सुना जरा गौर से। अगर इस तरह से कोई सवाल आता है एवरेज स्पीड निकालने का, और ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको क्या टेक्निक लगानी है? आपको सिंपली टेक्निक ये लगानी है कि आपको ए से बी का यानी कि इनिशियली जाने का जो टाइम है ना, उसको 1 आवर एज्यूम कर लेना है। मैंने क्या बोला? ए से बी जाने का डिस्टेंस आप का जो टाइम है ना, उसको आप 1 आवर एज्यूम कर लें। अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो 1 सेकंड एज्यूम कर लें। वैसे मीटर पर सेकंड में तो आमतौर पे नहीं आएगा इस तरह का सवाल। तो अगर आपको जो है जाने का डिस्टेंस, जाने का स्पीड दी हुई है, आने की स्पीड दी हुई है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप जाने का जो टाइम है ना उसको 1 आवर एज्यूम कर लें, और बाकी सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करें। कैसे? लेट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 1 आवर। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ए से बी तक हमें 1 घंटा लगा, तो ए से बी तक की हमारी स्पीड कितनी थी? तो हमारी डिस्टेंस ए टू बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो ए से लेकर बी तक की हमारी स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर।
और ए से बी तक के टाइम को हमने अज्यूम कर लिया है 1 आवर। तो ए से लेकर बी तक का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 400 किलोमीटर। हो गया। तो अगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, तो फिर बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, जो लेंथ ए से बी तक की है वही लेंथ बी से ए तक की होगी। तो बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस भी 400 किलोमीटर हो जाएगा। तो जाने का और आने का मिलाकर टोटल डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा? जाने का और आने का मिलाकर टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर हो जाएगा। अब चूंकि आपने ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से ए तक का डिस्टेंस जो है वो 600 वो 400 किलोमीटर निकाला है। तो अब अगर ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस है और आते वक्त आपकी स्पीड जो होती है वो 600 किलोमीटर पर आवर थी, तो स्पीड जो होती है किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा। तो बी से सर ए तक का। हाँ बोलो। अपना ये इसके अंदर ये जो आपने जो आखिर में जो लिखा है मतलब ना ना टोटल डिस्टेंस ये जो है मतलब 800 क्यों हुआ? क्योंकि अगर ए से बी तक का 400 है तो बी से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा ठीक है समझ आ गया। दोनों 400 होंगे ना, तो आने जाने का जी मिलाकर जी 800 हो हाँ गया। 400 हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है। वापस आते वक्त भी डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर है, लेकिन वापस आते वक्त आपकी स्पीड डिफरेंट है। वापस आते वक्त आपकी डिस्टेंस स्पीड 600 थी। तो अगर मैं वापसी का टाइम कैलकुलेट करूँ इस अजम्पशन के हिसाब से, तो वापसी का डिस्टेंस तो 400 है, लेकिन वापसी की स्पीड आपकी 600 है। तो टाइम हो जाएगा 2/3 आवर्स। तो वापसी का आपका टाइम कितना हो जाएगा? 2/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम टोटल टाइम निकालें तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? जाने वाले टाइम को हमने 1 आवर अज्यूम किया था, और वापसी का टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है वो 2/3 आवर्स है। अब वन में जब आप 2/3 को ऐड करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम आएगा। 3 × 1 = 3 होता है, और 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 5/3 आवर्स। तो अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है 800 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमने निकाला हुआ है 5/3 आवर्स। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 800, 5/3 का रेसिप्रोकल लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/5। या फिर हो जाएगा 2400/5। या फिर हो जाएगा 480 किलोमीटर पर आवर। तो ये एरोप्लेन जो इसकी स्पीड जाते वक्त 400 थी और आते वक्त 600 थी, तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो 480 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आ रहा है। इसका एवरेज आ रहा है 480 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आ रहा है। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि आप जो है वो किस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम ना दिया हुआ हो तब भी, यहाँ पे आपको टाइम नहीं गिवन था तब भी आपने इसकी एवरेज स्पीड जो है वो निकाल ली। ठीक होगी जाए, बात समझ में आ गई सब लोगों के? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है हम अगली चीज जो डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या आसान जबान में चेंज ऑफ आपकी जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उसको टाइम से डिवाइड कर दें। आप उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और डिवाइड बस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा है। यानी कि स्पीड के फॉर्मूले में और वेलोसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ ये फर्क है कि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, जबकि यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा। यूनिट दोनों की सेम होती है। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, इसकी मीटर पर सेकंड होती है। और इसके अलावा इस वेलोसिटी में भी वी कैन ऑल्सो यूज किलोमीटर पर आवर। जिस तरह से हम जो है स्पीड के लिए ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड लेते हैं, लेकिन उसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, ऐसे वेलोसिटी के लिए हम ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं। और कन्वर्जन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वेलोसिटी में और स्पीड में एक फ़र्क और भी है।
कि वेलोसिटी एक स्केलर, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये, दैट्स वाई। ठीक हो गया। एवरेज वेलोसिटी वही जिस तरह से एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड में आपको लेना होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस की जगह आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। यानी कि एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस जहाँ जहाँ डिस्टेंस होगा उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जहाँ जहाँ डिस्टेंस होगा उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है लेट्स से 20 मीटर। पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक का डिस्टेंस है लेट्स से 15 मीटर। और पॉइंट सी से लेकर पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है, फर्ज करें वो है कोई अपना 10 मीटर्स है। कितना मीटर्स है? 10 मीटर्स है। ठीक। अब अगर फर्ज करें कि हमें जो है वो ए से लेकर बी तक टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। ए से लेकर बी तक हमें टाइम कितना लगता है? 6 सेकेंड्स लगता है। और बी से लेकर सी तक फर्ज करें कि हमें टाइम लगता है लेट्स से 4 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है। तो हम ट्रैवल करते हैं, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी। एक आदमी जो है वो ए से बी जाता है, और ए से बी जाने के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है? वो फिर सी पे चला जाता है। एक पर्सन ए से बी जाता है, फिर बी से सी चला जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अब एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और आपको डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है। अब अगर आप ए से बी और बी से सी जाएं, तो इस बंदे ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस है 15 मीटर। ऐसे ही जिसको टोटल टाइम लगा है, तो ए से बी लेकर बी तक का टाइम है 6 सेकेंड, और बी से लेकर सी तक का टाइम है 4 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा 35 मीटर, टोटल टाइम इसका हो जाएगा 10 सेकेंड्स। डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ए से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर सी तक ट्रेवल करने में इसकी एवरेज स्पीड रही 3.5 मीटर पर सेकेंड। ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक ट्रेवल करने में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही? 3.5 मीटर पर सेकेंड रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी एवरेज वेलोसिटी पर। ए से लेकर सी तक जो इसने ट्रेवल किया है, ए से लेकर सी तक इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, ये हम मालूम करना चाहते हैं। अब देखें, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होता है? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्टेंस को नहीं बल्कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना होता है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमें डिवाइड करना होता है टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना होता है टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है। जब एक बंदा ए से बी जाएगा और बी से सी पहुंचेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमने किस पाथ को फॉलो किया है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस बात पे इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपका फिनिशिंग पॉइंट क्या था, और आपके स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, फिनिशिंग पॉइंट सी था, और ए और सी के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस जो 10 मीटर है। तो ए से सी पहुंचने पर आपने जो नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो सिर्फ 10 मीटर है। आपने जो नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 10 मीटर है। और टाइम जो ए से लेकर सी तक पहुंचने में आपको लगा है वो 10 सेकेंड लगा है। अब हालांकि वो 10 सेकेंड आपने इस तरह से कवर किए हैं, बट वी डोंट केयर। हम तो इतना जानते हैं कि जब आप ए पे थे और जब आप सी पे पहुंचे, तो आपको 10 सेकेंड बाद आप सी पे पहुंचे, और ए से लेकर सी तक के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस 10 मीटर, तो टाइम सेम ही होगा। बेशक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो फर्क है, लेकिन टाइम दोनों का एक ही होगा। टाइम यहाँ पे वो 10 सेकेंड्स ही लेंगे।
और 10 मीटर को जब 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि ए से लेकर सी तक ट्रेवल करने में इसकी जो एवरेज स्पीड रही वो 3.5 मीटर पर सेकंड रही, और इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही? 1 मीटर पर सेकंड रही। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट हम और डालते हैं। इस कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि एडिशनली, यानी कि इसके अलावा, एडिशनली इफ ही टेक्स, ठीक है, एडिशनली इफ ही टेक्स फर्दर 5 seconds टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू ए, और फर्ज करो सी टू ए भी जाता है और मजीद 5 सेकंड लगते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जहां से चला था वहीं पहुंच गया, ए पर ही पहुंच गया ये। तो जब आप इसकी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो जब इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो अब इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 20, 15 और 10। यानी कि अब इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 10 मीटर। अब इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 सेकंड पहले लगे थे, फिर 4 सेकंड लगे थे, और अब सी से एम एस को फर्दर 5 सेकंड लगे। तो टोटल डिस्टेंस का हो जाएगा 45 मीटर, और टोटल जो इसका टाइम हो जाएगा, टोटल इसका टाइम हो जाएगा 15 सेकेंड्स। तो 45 मीटर डिवाइड बाई 15 सेकेंड, एवरेज स्पीड से कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो टोटल पूरे साइकिल के लिए ए से ए वापस आने के लिए इसकी एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ए से वापस ए लाने के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो ए से वापस ए पहुंचेगा तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। बेशक इसको टाइम 15 सेकंड लगा होगा, लेकिन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि आप जहां से चर्च स्टार्ट किया हो वहीं पर ही वापस आ जाएं, तो फिर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के जरिए, इस डिटेल्ड एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आया होगा कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह से एवरेज स्पीड से डिफरेंट होती है। क्या ये बात आप सब लोगों की समझ में आई? खैर, आपकी खामोशी को भी मैं जो है वो ठीक यही है। समझूंगा कि आपको समझ में आ गई होगी बात। चलने जी आगे सर आ चलते हैं। गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या कहलाता है? हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है रेट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और एक्सीलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब किसी चीज की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम कहते हैं कि हाँ भी इसमें एक्सीलरेशन होगा। और फिर हम करते ही हैं कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उस चेंज इन वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं उस टाइम से जितने टाइम में वो चेंज आया है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को जब हम उस टाइम से डिवाइड कर दें जितने टाइम में चेंज आया है, तो फिर ये रेशो क्या कहलाता है? ये चीज फिर एक्सीलरेशन कहलाती है। ठीक है। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर दें उस टाइम से जितने टाइम में वो चेंज आया है, तो फिर एक्सीलरेशन जो है बन जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। फिर इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। अब आप इसको सिंबॉलिकली अगर एक्सीलरेशन को ऐसे शो करें, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से शो करेंगे। या फिर फर्दर और आगे जाएं तो डेल्टा वी को हम शो करेंगे वी माइनस यू से, डिवाइड बाय टी। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है? यहाँ पर ए का मतलब है एक्सेलरेशन। डेल्टा वी का मतलब क्या है? डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, शुरू में जो आपकी वेलोसिटी थी। और वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है आपकी फाइनल वेलोसिटी। और टी का मतलब क्या है? आपका टाइम। बाकी ये कि जब हम एक्सलेशन कैलकुलेट करते हैं तो एक्सलेशन के लिए जब हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं ऐसा यूनिट, तो उसके लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सलेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है।
एक्सेलेरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। अब मैंने ये देखा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। अब मैंने देखा 12 बजकर 2 मिनट और 10 सेकंड पर, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं। तो 12 बजकर 2 मिनट और 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने देखा कि 12 बजकर 2 मिनट और 15 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई मिसाल के तौर पे 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब अगर आप ये देखें कि इस दौरान टाइम कितना गुजरा, इस दौरान टाइम गुजरा 10 से 15 सेकंड, यानी कि टाइम गुजरा 5 सेकंड्स। और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 12 से 20 हो गई, यानी कि 20 - 12, 8 वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई 8 और टाइम लगा 5 सेकंड। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्सलेशन कैलकुलेट करूंगा डेल्टा वी अपॉन टी से, तो वेलोसिटी चेंज हुई थी 8, टाइम लगा था 5। तो एक्सलेशन हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सलेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एक्सलेशन 1.6 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि ऑन एवरेज, यानी कि अगर हम एक एवरेज निकालें तो ऑन एवरेज वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन का मतलब ये है कि ऑन एवरेज इस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी हर एक सेकंड में 1.6 इंक्रीज हो रही है। यानी कि हुआ ये होगा कि जो हमारा फर्स्ट सेकंड था, जो हमारा सेकंड सेकंड था, जो हमारा थर्ड सेकंड था, और जो हमारा फोर्थ सेकंड था, और जो हमारा फिफ्थ सेकंड था, और जो हमारा जीरो सेकंड था। तो जीरो सेकंड पे यानी कि जब हमने स्टार्ट किया इसको गिनना, तो हमारी स्पीड थी 12 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद इसकी स्पीड में 1.6 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसकी स्पीड हो गई होगी 13.6। फिर एक सेकंड बाद इसकी स्पीड फर्दर 1.6 मीटर पर सेकंड बढ़ना चाहिए, तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई होगी कितनी होगी, 13.6 प्लस 1.6, 15 हो गई होगी। फिर एक सेकंड बाद इसकी स्पीड फर्दर 1 सेकंड बढ़ी होगी, तो ये 16.8 हो गई होगी। फिर एक सेकंड बाद इसकी स्पीड 1.6 बढ़ी होगी, तो ये हो गई होगी 18.4 हो गई होगी। और फिर एक सेकंड बाद इसकी स्पीड 1.6 बढ़ी होगी, तो फिर ये बढ़कर 20.0 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। तो इस तरह से इसकी स्पीड जो है वो 5 सेकंड में 12 से बढ़कर 20 हुई है, यानी कि पर सेकंड इसकी स्पीड एवरेज 1.6 इंक्रीज हुई है। तो पर सेकंड जो एवरेज आपकी वेलोसिटी बढ़ती है वही बेसिकली आपका एक्सीलरेशन होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसका एक्सीलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब है कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। या अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक पत्थर ऊपर से नीचे फ्री फॉल कर रहा है, और फ्री फॉल करते वक्त उसका एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड 9.8 प्लस 9.8 बढ़ जाएगी, 3 सेकंड बाद 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 बढ़ जाएगी, एंड सो फोर्थ। तो ये बेसिकली एक्सेलेरेशन का मतलब होता है। अब जिस तरह एक्सेलेरेशन होता है उस तरह डिसेलेरेशन भी होता है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है बेचारा। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो शुरू में कितनी थी, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड शुरू में थी 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम गुजरा 2 सेकंड्स का, और फिर इसकी स्पीड जो है वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब अगर हम इसका एक्सलेशन कैलकुलेट करें तो मैंने आपको एक्सलेशन का फॉर्मूला बताया v - u/t। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 12 है, और टाइम इसको लगा है 2 सेकंड। तो उसका एक्सलेशन आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 2, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल में एक्सलेशन की वैल्यू आ रही है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस एक्सलेशन है, जब एक्सलेशन माइनस में आता है, तो जब एक्सलेशन माइनस में आता है तो फिर ऐसे एक्सलेशन को हम क्या कहते हैं, डीसेलेरेशन कहते हैं।
जब एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो उससे हम क्या कहते हैं, डीसेलेरेशन कहते हैं। तो डीसेलेरेशन यानी कि बेसिकली क्या चीज़ है, डीसेलेरेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यानी कि आसान जबान में जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको हम डीसेलेरेशन कहते हैं। अब कोई अगर मुझसे ये कहेगा कि भाई एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भाई यहाँ पर डीसेलेरेशन कितना है, तो मैं लिखूंगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो डीसेलेरेशन बेसिकली कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्योंकि जब मैं लफ्ज डीसेलेरेशन इस्तेमाल करता हूँ तो डीसेलेरेशन के अंदर ही उस लफ्ज का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब मैं अपने टर्मिनोलॉजी में ही कह रहा हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फिर वो इसकी वैल्यू के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो बेसिकली आसान जबान में नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलेरेशन कहते हैं। अब मुझे एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान जबान में एक सवाल का जवाब दें। जवाब ये है कि हमारा आंसर यहाँ पर -3 यानी कि माइनस में क्यों आया। हाँ भाई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें, यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में क्यों आया है। एनीवन? हम सर क्योंकि मतलब द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। नहीं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले 12 थी फिर 6 हो गई, तो इट इज मूविंग। हाँ हाँ भाई, हफ्सा तुम बताओ हफ्सा तुम बताओ, ये नेगेटिव में क्यों आया आंसर हमारा। सर प्रोबेबली लाइक वो डिक्रीज हो रहा है। सर क्या वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज हो हो रहा रही है? है। हाँ, इसकी सीधा सीधा जवाब ये है कि हमने v - u किया था ना, तो v की वैल्यू कम थी इसलिए आंसर नेगेटिव में आया। जब आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। v की वैल्यू छोटी होने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है। पहले 12 थी, 12 से 6 हो गई, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आया करेगा, या डिसेलेरेशन कब हुआ करेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हुआ करेगी। सिंपल एज दैट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब हुआ करेगा, और ये बात ध्यान में रखें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलेरेशन कहते हैं। तो डिसेलेरेशन कब हुआ करेगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव में कब आया करेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हुआ करेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव में कब आया करेगा या डिसेलेरेशन कब आया करेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हुआ करेगी। ठीक है। तो लिहाजा जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ करेगा और वो डिसेलरेट करेगा। अगर हम बजाय एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के हम डायरेक्ट इसका डिसेलरेशन ही निकालना चाहते हैं, हमें पता है कि ये डिसेलरेट होता है, हमें पता है कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो अगर हम डिसेलेरेशन डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि हम एक्सेलरेशन माइनस में निकाल कर फिर उसके माइनस को हटाने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट डिसेलेरेशन ही निकाल लें। तो अगर हम डायरेक्ट इसका डिसेलेरेशन निकालना चाहें तो उसके लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसमें हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम v - u करते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। लेकिन डिसेलेरेशन के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, डिसेलेरेशन के फॉर्मूले में हम इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर जो ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा, फिर माइनस में नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा डिसेलेरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। चलें जी, और आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी का चेंज इक्वल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चीज की वेलोसिटी हर 1 मिनट बाद या हर 1 सेकंड बाद या हर आधे मिनट बाद एक इक्वल पीरियड के बाद चेक करता हूँ, तो फर्स्ट करें, पहले उसकी वेलोसिटी 5 चेंज होती है, फिर 5 चेंज होती है, फिर 5 चेंज होती है, फिर 5 चेंज होती है। तो उसकी वेलोसिटी हर दफा एक जैसी चेंज हो रही है ना। मिसाल के तौर पे आपकी स्पीड पहले 10 थी, फिर 10 से बढ़ के 12 हो गई, फिर 12 से 14 हो गई, फिर 14 से 16 हो गई, फिर 16 से 18 हो गई, फिर 18 से 20 हो गई। तो आपकी वेलोसिटी हर दफा एक जैसी चेंज हो रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन में उल्टा मामला होगा। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी लेकिन हर दफा एक जैसी डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल को रिवर्स कर लेते हैं कि आपकी स्पीड पहले 20 थी, 20 से 18 हो गई, 18 से 16 हो गई, 16 से 14 हो गई, 14 से 12 हो गई, 12 से 10 हो गई। तो अगर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में आपकी स्पीड जो डिक्रीज हो रही है वो इक्वली डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे 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 एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपकी स्पीड इक्वली इंक्रीज ना हो रही हो या इक्वली डिक्रीज ना हो रही हो, तो फिर ऐसे एक्सेलरेशन को जो है हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं।
मिसाल के तौर पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एक टाइप होती है इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, और दूसरी टाइप होती है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन मतलब ये होता है कि आपकी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा। यानी कि पहले आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, आगे चल के वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म की जो दूसरी टाइप है वो है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। उसमें आपकी वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। यानी शुरू में आपकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, लेकिन बाद में जाकर फिर उसका चेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है कुछ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अभी हमने जितने भी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े इन सबको हम एक जगह पे समराइज करते हैं। इन सबको हम एक जगह पे समराइज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इस टेबल में मैंने क्या किया है? इस टेबल में मैंने ये किया है कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड को यहाँ पर मैंने नोट किया है। ये जीरो टाइम था, ये 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, 5 सेकेंड हो गए। और हर एक सेकंड बाद उनकी स्पीड क्या थी मैंने नोट करता रहा डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। पहला ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड 0 सेकंड पर जीरो थी, 1 सेकंड बाद भी जीरो थी, 2 सेकंड बाद भी जीरो थी, 3 सेकंड बाद भी जीरो थी, 4 सेकंड बाद भी जीरो थी और 5 सेकंड बाद भी जीरो थी। तो आपके ख्याल में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है, या आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। दूसरी जगह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें 0 सेकंड पर इसकी ऑलरेडी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड बाद भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड बाद भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, 4 सेकंड बाद भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, 5 सेकंड बाद भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है थ्रू आउट जो मूव कर रहा है वो एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तीसरी एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड शुरू में 0 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद 2 हो गई, 2 सेकंड बाद 4 हो गई, 3 सेकंड बाद 6 हो गई, 4 सेकंड बाद 8 हो गई और 5 सेकंड बाद 10 हो गई। यानी कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड दो 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 करके बढ़ रही है। तो ये जो टाइप ऑफ मोशन है इसे हम क्या कहेंगे? इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहेंगे। इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आपकी स्पीड शुरू में 5 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 30 हो गई। तो हर एक सेकंड में आपकी स्पीड 5 5 5 5 5 करके इंक्रीज हो रही है। तो चूंकि आपकी स्पीड का इंक्रीज हर दफा एक जैसा हो रहा है, तो ये अगेन दोबारा ये भी क्या कहलाएगा? ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। ये जो एग्जांपल है इसमें भी आप इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही कहेंगे इसको भी आप। अगली एग्जांपल में आपकी स्पीड शुरू में 20 मीटर पर सेकंड थी, कम होकर 16 हो गई, फिर कम होकर 12 हो गई, फिर कम होकर 8 हो गई, फिर कम होकर 4 हो गई, फाइनली 0 हो गई। तो पहले सेकंड में आपकी स्पीड डिक्रीज हुई 4, फिर आपकी स्पीड डिक्रीज हुई 4, फिर आपकी स्पीड डिक्रीज हुई 4, फिर आपकी स्पीड डिक्रीज हुई 4 और फाइनली आपकी स्पीड फिर से डिक्रीज होकर 0 हो गई। तो चूंकि हर सेकंड में आपकी स्पीड इक्वली डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये डिसेलरेशन है। लेकिन चूंकि इक्वली स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए कौन सा वाला डिसेलरेशन है? ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। इसलिए ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। इस एग्जांपल में आपकी स्पीड पहले 0 थी, बढ़कर 2 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 35 हो गई। एक बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो उसको हम ऑब्वियसली एक्सलेशन कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये नोट करना है कि स्पीड बढ़ किस तरह से रही है। पहले सेकंड में आपकी स्पीड में इंक्रीज कितना आया? 2 का इंक्रीज आया। फिर उससे अगले सेकंड में आपका इंक्रीज कितना आया? 3 का इंक्रीज आया। फिर उससे अगले सेकंड में आपका इंक्रीज कितने का आया? 5 का आया। फिर उससे अगले सेकंड में आपका इंक्रीज कितने का आया? 10 का आया। और आखिरी सेकंड में आपका इंक्रीज जो है 15 का आया। यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज भी हो रही है और स्पीड के इंक्रीज होने का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। शुरू में स्पीड 2 3 करके इंक्रीज हो रही थी, आखिर में स्पीड 10 15 करके इंक्रीज हो रही है। तो ये एक्सलेशन है, और एक्सलेशन होने के साथ साथ ये कौन सा एक्सलेशन है? एक्सलेशन होने के साथ साथ ये इंक्रीजिंग एक्सलेशन है। एक तो एक्सलेशन है, और एक्सलेशन होने के साथ साथ ये कौन सा एक्सलेशन है? ये इंक्रीजिंग एक्सलेशन है। आखिरी एग्जाम्पल में देखें, पहले आपकी स्पीड 15 इंक्रीज हुई, फिर आपकी स्पीड 10 इंक्रीज हुई, फिर आपकी स्पीड 5 इंक्रीज हुई, फिर आपकी स्पीड 3 इंक्रीज हुई और सबसे आखिर में सिर्फ 2 इंक्रीज हुई।
तो आखिरी एग्जाम्पल में भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, आखिरी जो एग्जाम्पल है वो भी एक्सलेरेशन की एग्जाम्पल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्पीड के इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। शुरू में स्पीड 15, 10, 5 करके इंक्रीज हो रही थी, आखिर में स्पीड 3, 2 करके इंक्रीज हो रही है। तो है तो ये भी एक्सलेरेशन, लेकिन ये कौन सा एक्सलेरेशन कहलाएगा? ये एक्सलेरेशन कहलाएगा डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन। ये एक्सलेरेशन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन कहलाएगा। ठीक पहला है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्सलरेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, और इस तरह एक्सलरेट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन उसके जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा उसकी मोशन के परपेंडिकुलर होता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द एक्सलेशन ऑन द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन? तो ऐसे एक्सलेशन का ऑब्जेक्ट की स्पीड पर और डायरेक्शन पर क्या असर होता है? ऐसे एक्सलेशन का ऑब्जेक्ट की स्पीड पर और डायरेक्शन पर क्या असर होता है, यह हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि एक्सलेशन की तीन डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं। एक्सलेशन की तीन डायरेक्शन जो हैं पॉसिबल होती हैं। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक लाइन के बजाय एक सर्कल में मूव कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक लाइन के बजाय एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर फर्ज करें जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव कर रहा है और इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर फर्ज करें पहला वाला ऑब्जेक्ट इस साइड पर राइट साइड पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो फिर इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो उसी तरफ होगा जिस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो फिर उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में गोल गोल घूम रहा है और फर्ज करें कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने का मतलब भी वेलोसिटी होगा। और उस वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो एक्सलेशन पैदा होगा उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगी, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की जो कि टेंजेंट के अलोंग होगी, एक्सलेशन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप एक्सलेशन पैदा करना चाहते हैं, अगर आप एक्सलेशन पैदा करना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं लेकिन आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो फिर वेलोसिटी और एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। तो फिर वेलोसिटी और एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर आप जो है वो डायरेक्शन को कुछ नहीं करते लेकिन आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं, तो फिर वेलोसिटी और एक्सलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्शन को चेंज करते हैं और आप स्पीड को चेंज नहीं करते, तो फिर वेलोसिटी और एक्सलेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। सवाल में उसने पूछा है कि एक्सलेशन जो है वो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो एक्सलेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर कब होता है? एक्सलेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर उस वक्त होता है जब आप स्पीड को ना छेड़ रहे हो बल्कि आप सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर कर एक्सलेट करते हैं तो एक्सलेशन जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा होगा, जो स्पीड है उसको आप नहीं चेंज कर रहे होंगे तो स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है आप उसको चेंज कर रहे होंगे, इस वजह से एक्सलेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। इसलिए एक्सलेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई सबके? ये जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई कि एक कार है
जो कि ट्रैवल करती है एंटी क्लॉकवाइज एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर, जिसका रेडियस 12 मीटर है। कार को 4 सेकंड लगते हैं पोजीशन पी से लेकर पोजीशन क्यू तक मूव करने में। यानी कि कार पी से चली और घूम के क्यू तक आ गई 4 सेकंड में ये पी से घूमकर क्यू तक आ गई। रेडियस सर्किल का 12 मीटर है। तो आपको क्या बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही कार की पी से लेकर क्यू तक। आपको बताना है कि पी से लेकर क्यू तक इस कार की एवरेज वेलोसिटी क्या रही। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है भाई किसके। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, उस नेट डिस्प्लेसमेंट को आपको डिवाइड करना होता है टाइम से। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है टाइम से। ठीक है। तो पी से लेकर क्यू तक नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस के जरिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का डायरेक्ट डिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखेंगे, ऊपर वाला डिस्टेंस 12 है और ये वाला डिस्टेंस जो ये भी कितना है 12 है। अब आपको नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये जो आपका ये डी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पी से लेके क्यू तक का, या पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो डी का स्क्वायर जो है बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर बराबर होगा 144 प्लस 144। तो डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 288। और डी किसके बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 288। अब जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ पी से लेकर क्यू तक, वो कवर हुआ अंडर रूट 288। और एग्जामिनर ने लिखा है कि पी से लेकर क्यू तक पहुंचने में आपको टाइम लगा 4 सेकेंड, 4.0 सेकेंड। तो आप फटाफट कैलकुलेटर निकालें आप लोग, और स्क्वायर रूट ऑफ 288 को आप डिवाइड कर दें 4 से। स्क्वायर रूट ऑफ 288 को आप डिवाइड कर दें 4 से और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 288 को डिवाइड कर दें 4 से और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 2। दोबारा बोलो। हम सर जी ना 4.24। 4.2 आंसर आ रहा है इसका। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 4.2, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 4.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक एयरक्राफ्ट है, वो फ्लाई करता है लंदन से सिडनी। उसको टाइम लगता है 21 घंटे और 40 मिनट, 21 आवर्स एंड 40 मिनट्स। फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 17,000 किलोमीटर का इस टाइम के अंदर। तो अभी बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। अब देखें आपको स्पीड कहीं पर भी किलोमीटर पर आवर में नहीं दी हुई है। चार ऑप्शन में स्पीड मीटर पर सेकंड में, माइक्रोमीटर पर सेकंड में, नैनोमीटर पर सेकंड में और मिलीमीटर पर सेकंड में। तो हम एक काम करते हैं कि स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। 17,000 किलोमीटर का मतलब मीटर में क्या होगा। 17,000 कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा सब लोग। 17,000 किलोमीटर का मतलब मीटर में होगा 17,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो जाएगा 17,000 ये हो जाएगा 17,000 मीटर। और 21 आवर एंड 40 मिनट्स को सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आवर सेकंड में चेंज होंगे, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 60। 40 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये भी सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। तो मुझे जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 21 मल्टीप्लाई बाय 60 फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें आपको ऐड करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 60। ये बताओ जरा कि सेकंड्स कितना आए टोटल। जस सर वरीशा बताओ ये आ टोटल। गए जी ना 7,800। एग्जैक्ट। हाँ जी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 7,800 सेकंड हो गए। तो आपने लंदन से लेकर फिर एक 1000 जीरो नहीं और है होते? सर, एक जीरो और है। 78,000। ओ हाँ, वो ठीक है, सॉरी, मुझसे निकल गई। 78,000 सेकंड्स हो गए।
अब आपने लंदन से लेकर सिडनी तक 17,000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और टाइम आपको लगा 78,000। अब अगर इसकी स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो आपका टोटल डिस्टेंस है 17,000 मीटर और आपका टाइम है 78,000 सेकेंड्स। तो जरा मुझे बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है? 17,000 डिवाइड बाय 78,000। 17,000 डिवाइड बाय 78,000, यस, क्या आंसर आ रहा है इसका? 217.94। हम टू सर वन जी ने 217.948 217 पॉइंट पॉइंट नाइन 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 फोर नाइन फोर और ये एट आंसर आपका आ रहा है मीटर पर सेकंड में। जी। ठीक है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे आंसर जो है 2.2 की फॉर्म में, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 2 या चलें 217 को अगर हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट, तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा 220 मीटर पर सेकंड। अगर हम 217.9 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर लें तो 220 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे चारों में से किसी भी ऑप्शन में 220 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है? हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें 2.2 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मीटर हम्म पर सेकंड में आंसर 220 होना चाहिए। अब इसको हम ट्राई करते हैं माइक्रोमीटर में चेंज करने की। किसी भी नंबर को अगर माइक्रोमीटर में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर माइक्रो में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करते हैं। तो अगर आप 220 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कर देंगे तो ये माइक्रोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब अगर इसको मैं 220 से 2.2 करना चाहूँ तो ये 2.2 एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा माइक्रोमीटर पर सेकंड। तो हमारे ऑप्शन में जिसमें माइक्रोमीटर पर सेकंड है, क्या उसमें 2.2 एक्सपोनेंट 8 है? नहीं 7 है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक्सपोनेंट 7 है, तो लिहाजा ये भी जी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलें, वापस हम दोबारा 220 पर आते हैं। अब इस 220 मीटर पर सेकंड को हम चेंज करके देखते हैं नैनोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा अगला ऑप्शन नैनो में है। किसी भी चीज को नैनो में चेंज करने के लिए 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 220 मीटर पर सेकंड को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड से नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसको भी जब आप 2.2 करेंगे तो ये 220 से 2.2 करेंगे तो 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी। तो ये 2.2 10 की पावर 11 नैनोमीटर पर सेकंड बनेगा। तो ये जो 2.2 तो ये जो 2.2 10 की पावर 11 नैनोमीटर पर सेकंड बन रहा है, क्या ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है? जी सर। बिल्कुल मौजूद है। तो लिहाजा हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में आंसर मिलीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 220 मीटर पर सेकंड थी। हम ये देखते हैं कि मीटर पर सेकंड को मिली में कैसे चेंज करेंगे। किसी भी नंबर को मिली में चेंज करने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है 10 की पावर 3 से। तो हम 220 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 करेंगे तो ये मिलीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसको 2.2 करेंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा मिलीमीटर पर सेकंड। लेकिन मिलीमीटर पर सेकंड में जो हमें 10 की पावर दी हुई है वो 6 दी हुई है, जबकि हमारे हिसाब से 5 आनी चाहिए। तो चूंकि पावर हमारे हिसाब से मैच नहीं करी, इसलिए ये आंसर भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, जो कि 2.2 एक्सपोनेंट 11 नैनोमीटर पर सेकंड होगा। अब आप ये देखें कि बचपन में आप स्पीड निकालते थे तो वो 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में आ जाती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यहाँ पर भी आपने सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है, लेकिन सॉल्व सकते हैं कि ए लेवल्स के क्वेश्चंस में और ओ लेवल्स के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल में कितना फर्क है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि एक एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर से फ्लाइट लेता है, और फिर वापसी में उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है रिटर्न फ्लाइट पर, सेम डिस्टेंस के लिए। तो बताएं इसकी एवरेज स्पीड क्या है? अगर आपको याद पड़ रहा हो तो इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं। हमने जो एग्जांपल्स की थी एवरेज स्पीड की,
उस पर हमने यही किया था कि हमने एक जहाज को जो है 400 की स्पीड से लेके गए थे और 600 की स्पीड से लाए थे। यहाँ पर वो कह रहा है कि 600 की स्पीड से ले जाओ और 400 की स्पीड से ले जाओ, बात तो एक ही है। तो हमने देखा था कि 400 और 600 की स्पीड का एवरेज कितना आया था, 480 आया था। तो ये सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है, और इसका आंसर भी वही आएगा जो पीछे आया था, यानी कि 480 किलोमीटर पर आवर। इस एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड आएगी आने और जाने का डिस्टेंस मिलाकर, वो 480 किलोमीटर पर आवर आएगी। और आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये सवाल मैंने कहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये सवाल मैंने पेज नंबर 108 पे सॉल्व किया हुआ है। तो जाहिर है जब आप दोबारा इसको खोल के देखेंगे कभी ना कभी, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 480 कैसे आया था। तो ये 480 ऐसे आया था कि हमने ये सवाल ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन पेज नंबर 108। ये सवाल हमने ऑलरेडी पेज नंबर 108 पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक टॉय कार है जो कि ट्रैवल करती है एक सर्कुलर ट्रैक पर, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है 0.5 मीटर पर सेकेंड। वो एक पॉइंट से गुजरती है ट्रैक पर टी इज टू जीरो टाइम पर, और 40 सेकेंड बाद उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है, यानी कि पूरा एक ट्रैक कंप्लीट कर लेती है 40 सेकेंड्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन 0 and 20 सेकेंड इज v20, and the magnitude of average velocity of the car between t equals to 0 and t equals to 40 second is v40. So what are v20 and v40? जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मैं जरा थोड़ी जगह निकाल लूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि देखें, ये एक सर्कुलर ट्रैक है ये, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक में आप चलते हो, यहां से चलना शुरू करते हो आप चलना शुरू करते हो और आपकी स्पीड कितनी होती है? आपकी स्पीड होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप ये पूरा ट्रैक घूम कर वापस आ जाते हो और आपको टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। तो अगर आपने 40 सेकेंड में ये पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कंप्लीट किया है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर। तो स्पीड आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम आपको 40 सेकेंड लगा। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने। ये 20 मीटर का डिस्टेंस क्या चीज होगा? ये 20 मीटर का डिस्टेंस जो है इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की लेंथ होगी। तो ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है 20 मीटर्स, ये डिस्टेंस बेसिकली क्या चीज होगी? ये डिस्टेंस जो है सरकमफेरेंस होगा इस पूरे सर्कल का। ये 20 मीटर जो है इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होगा 20। अच्छा, सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर बराबर होगा 20 के। और 2 पाई आर में से जो 2 × आर होता है वो डायमीटर होता है। तो लिहाजा ये 20 बराबर हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपका डायमीटर बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय पाई के। ठीक है, आपका डायमीटर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय पाई के बराबर हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कितना है ये, देख लिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये कि 40 सेकंड आप चले हो, तो पूरे 40 सेकंड के लिए जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो उसको कह रहा है v40। एवरेज वेलोसिटी फॉर 40 सेकंड है v40। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पूरे 40 सेकंड में, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? शुरू से लेकर आखिर तक आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 0। और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में आपको टाइम कितना लगा है? 40 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? 0। तो पूरे 40 सेकेंड्स के लिए आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। अब बात करते हैं 20 सेकेंड। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है फॉर
20 सेकेंड्स, उसको हम V20 कह देते हैं। अब 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो हम देखते हैं। 40 सेकेंड में आपने पूरा सर्किल कंप्लीट किया था, तो 20 सेकेंड में आपने कितना सर्किल कंप्लीट किया होगा? पूरा आधा। और आधे सर्कल जब आप कवर करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक डायरेक्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आधे सर्कल के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। आधे सर्कल के लिए यानी कि 20 सेकेंड्स के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। और आपको साफ नजर आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? ये डिस्प्लेसमेंट जो है डायमीटर के बराबर है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर है। तो लिहाजा जब आप 20 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डायमीटर के बराबर आएगा। और जो भी सर्कल का डायमीटर है उसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि आपका जो है वो टाइम आपको 20 सेकेंड्स लगा है। ठीक हो गया। डायमीटर की वैल्यू हमने निकाली है 20/पाई, और टाइम भी इत्तेफाक से 20 है। तो हो जाएगा 20/पाई, और ये मल्टीप्लाई होकर 1/20 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/पाई। अब मुझे जरा बताओ कैलकुलेटर से कि 1/पाई का आंसर क्या आता है? 1/पाई का आंसर बताओ जरा मुझे जल्दी से, क्या आता है? हाँ भाई, 1/पाई का आंसर बताएगा मुझे कोई? आंसर 0.3183। 0.318 वगैरह करीब कुछ आंसर आ जाएगा। तो जी सर। V40 का आंसर हमारे हिसाब से 0 आना चाहिए, और V20 का आंसर 0.3 समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन हम देखेंगे तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा जो ए में लिखा हुआ है, ए में देखें तो V20 यानी कि 20 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी 0.32 आ रही है, और V40 यानी कि 40 सेकेंड की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 आ रही है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा इसके हिसाब से।